नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल साहित्य सौरभ में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि CBSE के 10th क्लास की जो बोर्ड परीक्षाएं हो नहीं सकी हैं तो उनका परीक्षाफल कैसे तैयार होगा। हम सभी को इसका बड़ी बेसब्री से इंतजार था क्योंकि CBSE ने परीक्षाएं कैंसिल कर दी, रद्द कर दी। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार परीक्षाफल कैसे तैयार होगा, कौन तैयार करेगा और किस आधार पर तैयार किया जाएगा। तो उसी के संबंध में CBSE द्वारा कुछ गाइडलाइंस जारी हुई हैं। CBSE ने बताया है कि किस आधार पर तैयार होगा, तो उसी के बारे में मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, मैं सिर्फ उन्हीं बातों की चर्चा करूंगा जो आपके काम की हैं। वैसे CBSE ने बहुत लंबी चौड़ी गाइडलाइन जारी की है, लगभग सभी बिंदुओं को उसने देखा है, तय किया है कि किस आधार पर तैयार होगा, लेकिन हम अब यहाँ पर उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो हमारे काम की हैं। तो सबसे पहले तो यह है कि देखिए, कोविड महामारी के इस दौर में परीक्षाएं आयोजित नहीं हो सकी, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अब परीक्षाफल तो तैयार होगा ही होगा 10वीं कक्षा के लिए। तो किस आधार पर होगा उसको हम देख लेते हैं। और याद रखिएगा, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस आधार पर, किस क्राइटेरिया के पर, यानी किन कसौटियों के आधार पर परीक्षाफल तैयार होगा, ये सिर्फ CBSE बोर्ड से संबद्ध जो विद्यालय हैं, उनके जो विद्यार्थी हैं, उनका परीक्षाफल इस आधार पर तैयार होगा। राज्य सरकार अपने अलग मानक निर्धारित करेंगे। मैं CBSE की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले देखना यह है, इसको दो आधार पर हम देखेंगे। सबसे पहले कौन तैयार करेगा, दूसरा किस आधार पर अंक निर्धारण होगा। तो सबसे पहले अगर हम देख रहे कौन करेगा, उसमें सबसे पहले एक बात ये बता दें कि विद्यालय स्तर पर परीक्षाफल तैयार होगा, यानी जारी तो CBSE करेगी, लेकिन जो अंक हैं निर्धारित करके विद्यालय द्वारा भेजे जाएंगे और उस आधार पर CBSE परीक्षाफल तैयार करेगी। और ऐसी संभावना है कि जून के अंत तक 10वीं का परीक्षाफल आ जाए, रिजल्ट आ जाए। तो विद्यालय स्तर पर इसका मूल्यांकन होना है, तो कौन करेगा। देखिए, CBSE ने तय किया है कि प्रत्येक विद्यालय में, कौन से विद्यालय, जो CBSE से संबद्ध विद्यालय हैं, एफिलिएटेड स्कूल से, तो विद्यालय में 7 सदस्यीय एक कमेटी गठित की जाएगी जिसे रिजल्ट कमेटी कहा जा रहा है। और उसमें क्या होगा, जिसमें प्रिंसिपल प्लस 7 टीचर, ठीक, यानी प्रत्येक स्कूल में जो रिजल्ट कमेटी होगी उसमें प्राचार्य होंगे और उसके साथ साथ 7 टीचर होंगे। तो 7 टीचर्स में से 5 विद्यालय के टीचर होंगे। वे टीचर कौन कौन से होंगे, विद्यालय के मैथ टीचर, साइंस टीचर, सोशल साइंस टीचर और 2 लैंग्वेज टीचर। 2 लैंग्वेज टीचर कौन से होंगे, एक तो इंग्लिश जो CBSE के सभी स्कूलों में है, और दूसरी लैंग्वेज हिंदी होगी अथवा कोई भी रीजनल लैंग्वेज जो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। जैसे ओडिशा में ओडिया है, महाराष्ट्र में मराठी है, गुजरात में गुजराती है, ठीक है, तो केरल में मलयालम है, तमिलनाडु में तमिल है, कर्नाटक में कन्नड़ है। तो इस तरीके से 5 टीचर और 2 टीचर कहां से होंगे, जो नेबरिंग स्कूल होगा, पड़ोसी जो विद्यालय होंगे, उनसे 2 टीचर जो है बुलाए जाएंगे। उनको रिजल्ट बनाने वाली जो रिजल्ट कमेटी है उसमें शामिल किया जाएगा। ये रिजल्ट कमेटी रिजल्ट तैयार करेगी। ये तो रही बात। और सबसे बड़ी चीज जो उसने तय किया है, जो प्रमुख रूप से 4 की होंगी इवैल्यूएशन की, CBSE ने कहा है, क्या है, रिलायबिलिटी, फेयरनेस, फ्लेक्सिबिलिटी और वैलिडिटी। यानी अंक निर्धारण में, रिजल्ट बनाने में इन 4 बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। रिलायबल होना चाहिए, विश्वसनीयता उसकी होनी चाहिए। फेयरनेस, यानी उसमें किसी प्रकार का पक्षपात या किसी प्रकार की पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं कि ऐसे में फ्लेक्सिबल होकर के परीक्षाफल तैयार किया जाए। वैलिडिटी, वैलिड भी हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी रिजल्ट बना करके दे रहे हैं, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग जो आपके काम का है वो मैं बताने जा रहा हूं, अंक निर्धारण। आखिरकार अंक निर्धारण किस आधार पर होगा। देखिए, कुल अंक 100 होंगे, ये प्रत्येक विषय में 100 अंक होंगे, ये तो पहले से ही आप जानते हैं, जिसमें से 20 अंक इंटरनल असेसमेंट के होते हैं और 80 अंक के होते हैं जो ईयर एंडिंग एग्जाम होते हैं, जिन्हें हम बोर्ड एग्जाम के नाम से जानते थे। तो 20 और 80 मिलाकर के 100 अंक का होता था। उसी आधार पर अब भी निर्धारण होगा। देखिए, 20 अंक क्या है, इंटरनल असेसमेंट के आधार पर जो पहले जैसे दिए जाता था वैसे अभी भी होंगे। और कुछ विद्यालयों ने ये मार्क्स अपलोड कर भी दिए हैं, जो नहीं किए हैं वो अभी 11 जून तक का उनको समय दिया गया है। तो 20 अंक इंटरनल असेसमेंट के आंतरिक मूल्यांकन के पहले की ही तरह
अब मुख्य मुद्दा है कि ये जो बाकी के जो 80 अंक हैं, इन 80 अंक पर ही सारा खेल है, सारी चीजें जो है ना इसी 80 अंक पर। 20 अंक तो ज्यों के त्यों। अब ये 80 अंक कैसे होंगे ये देख लीजिए। पीडब्ल्यूटी पीरियडिक रिटन टेस्ट या यूनिट टेस्ट कहीं कहीं कहा जा रहा है, तो उसके लिए 10 अंक निर्धारित है। हाफ ईयरली एग्जाम या टर्म टेस्ट 1 एग्जाम, इसके लिए 30 अंक है, और प्री बोर्ड एग्जाम के लिए 40 अंक है। यानी इस तरीके से 30 10 40 40 80 अंक का ये इस तरीके से अंक निर्धारण होगा। 80 अंक इस प्रकार से दिए जाएंगे, यानी पीरियडिक रिटन टेस्ट के 10 अंक, हाफ ईयरली या टर्म टेस्ट 1 के 30 अंक और प्री बोर्ड के 40 अंक। इस प्रकार से 80 अंक का अंक निर्धारण होगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि प्री बोर्ड तो 3 हुए हैं, कहीं 2 कहीं 3, वैसे 3 हुए हैं, और हाफ ईयरली हुई नहीं है, कहीं कहीं हाफ ईयरली होती नहीं है 10th में, प्री बोर्ड 3rd होता है उस समय, ये सेकंड प्री बोर्ड, और वो प्री बोर्ड नहीं पीरियडिक रिटन टेस्ट, और प्री बोर्ड हमारे 2 होते हैं आमतौर पर, इस साल 3 भी हुए हैं। तो फिर इनका निर्धारण कैसे होगा, किस आधार पर होगा? तो उसका जवाब सीबीएसई ने दिया है कि यदि 1 से अधिक एग्जाम या टेस्ट हुए हैं, यानी पीरियडिक रिटन टेस्ट 1 से अधिक हुए हैं, हाफ ईयरली हुए हैं, या प्री बोर्ड 1 से अधिक हुए हैं, जैसे 2 होते हैं, कहीं कहीं हमारे नवोदय विद्यालय समिति में भोपाल रीजन में 3 हुए हैं, कहीं कहीं पर 2 हुए हैं, कहीं 3 हुए हैं, तो फिर हम क्या करें? तो ऐसी परिस्थिति में सीबीएसई ने कहा है कि आप एक काम कर सकते, या तो उनके एवरेज मार्क्स ले सकते हैं, यानी प्री बोर्ड अगर 2 है तो 2 उनके एवरेज मार्क्स, एवरेज निकाल करके वो मार्क्स दे सकते हैं, या फिर बेस्ट परफॉर्मेंस, यानी 2 प्री बोर्ड है तो जिस बच्चे के जिस प्री बोर्ड में ज्यादा अंक होंगे उसको ले लिया जाए, या फिर वो ऐसा कर सकते हैं कि वेटेज निर्धारित कर दे, जैसे 40 अंक का प्री बोर्ड है तो 2 प्री बोर्ड हुए हैं, तो ऐसा कर सकते हैं कि 20 अंक दोनों के लिए निर्धारित करें। ये 3 जो तरीका सीबीएसई ने बनाया है, बताया है और बोला है कि इन 3 में से कोई भी एक तरीका जो आपको उचित लगता है, किसको? रिजल्ट कमेटी जो विद्यालय स्तर पर बनी है, रिजल्ट कमेटी, उसको जो बेहतर लगे, जो उचित लगे, वो इन तीनों में से कोई भी एक तरीका अपना सकता है। कौन से 3 तरीके? या तो जितने एग्जाम उनका एवरेज ले सकते हैं, दूसरा या तो उनमें से जो बेस्ट परफॉर्मेंस है जिसमें सबसे अधिक अंक मिले हैं उसको ले सकते हैं, या फिर दोनों या तीनों एग्जाम के लिए वेटेज निर्धारित करके भी कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है ये। और एक समस्या और आ सकती है कहीं कहीं पर, क्या है देखिए, कुछ जगहों पर कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं कि वो किसी टेस्ट में शामिल नहीं हो सके, किसी वजह से अस्वस्थ हो गए हैं, या कोई भी कारण हो सकता है, किसी एक विषय में या एक से अधिक विषय में, किसी एक टेस्ट में, एक से अधिक टेस्ट में। तो वैसी परिस्थिति में क्या किया जाएगा? इसके लिए सीबीएसई ने रिजल्ट कमेटी के ऊपर छोड़ दिया है कि वो तय करे कि किस आधार पर वो रिजल्ट तैयार करेंगे, और हाँ, किस आधार पर तैयार करेंगे, क्या क्राइटेरिया निर्धारित किया है, ये वो बिल्कुल तार्किक ढंग से, रैशनल तरीके से निर्धारित करके और उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट रेडी करें, एविडेंस करें, उस आधार पर तय करें। तो एक बार फिर से सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है वो ये है हमारे आपके जानने के लिए कि अंक निर्धारण कैसे होगा। 20 और 80 अंक, 20 अंक इंटरनल असेसमेंट और 80 अंक की बात है। 20 अंक का हमेशा की तरह जैसे पहले था वैसे ही, और 80 अंक कैसे? पीडब्ल्यूटी 10 अंक, हाफ ईयरली 30 अंक और प्री बोर्ड का 40 अंक, ये मिलाकर के कुल 80 अंक इस प्रकार से दिए जाएंगे। और अब एक महत्वपूर्ण भाग, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, कुछ विद्यार्थी कह सकते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस उसमें उतने अच्छे ढंग से नहीं हो सका, ऑनलाइन एग्जाम या कुछ भी, किसी भी तरीके से कोई भी उसका अपना तर्क हो सकता है, अपना लॉजिक हो सकता है। तो अगर अपने प्राप्तांकों से कोई विद्यार्थी खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो वो चाहे तो बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल हो सकेगा, उसे अवसर मिलेगा। जब परीक्षाएं आयोजित करने की अनुकूल परिस्थितियां देश में बन जाएंगी, तब सीबीएसई निर्धारित करेगा, एक टाइम टेबल बनाएगा, शेड्यूल बनाएगा कि कब परीक्षाएं होंगी। तो उन परीक्षाओं में यदि कोई विद्यार्थी चाहे तो शामिल हो सकता है, किसी एक विषय में, 2 विषय में, या फिर सारे विषयों में। यानी जिस विषय के अंकों पर उसे, प्राप्तांकों से वो असंतुष्ट है, वो चाहे तो बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली, भविष्य में आयोजित होने वाली परीक्षा में शामिल हो सकता है। और तब उस परिस्थिति में उसके वो अंक उसके परीक्षाफल में जोड़े जाएंगे, पुनः तैयार होंगे, जो वो
अपने उस लिखित परीक्षा में प्राप्त कर सकेगा, फिर वो अंक उससे पहले वाले प्राप्तांकों से कम हो या फिर ज्यादा। फिर ये बात ध्यान रखने वाली बात है, जैसे आपने किसी मैथमेटिक्स में मान लीजिए आपको जो प्राप्तांक दिए गए रिजल्ट कमेटी के द्वारा जो रिजल्ट तैयार हुआ, आपको लगता है कि आपको अंक कम मिले हैं, आप अगर परीक्षा में शामिल होते तो और अधिक अंक पा सकते थे। तो वैसी परिस्थिति में आपने सीबीएसई द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग लिया, शामिल हुए, और हुआ क्या कि बाद में पता चला कि आपको जो लिखित परीक्षा में अंक मिले वो उस परीक्षा फल में प्राप्त अंक से भी कम हो गए। तो वैसी परिस्थिति में आपको क्या होगा, आपको वही अंक दिए जाएंगे जो आप परीक्षा में बैठने के बाद, शामिल होने के बाद लिखित परीक्षा में जितने अंक आप पाए होंगे वो कम होंगे या फिर ज्यादा होंगे, वही अंक उस परिस्थिति में आपको दिए जाएंगे। इसलिए ये बात बहुत ध्यान से, आपको दो ही बातें ध्यान रखनी है, 80 अंक इन 3 आधार पर मिलने हैं, और दूसरी चीज कि आप चाहे तो शामिल हो सकेंगे लिखित परीक्षा में, लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए कि तब आपको वही अंक दिए जाएंगे जो लिखित परीक्षा में मिलेंगे, चाहे वो पहले से कम हो या फिर अधिक हो। तो इस प्रकार से ये था जो मैंने आपके समक्ष रखा है, सीबीएसई ने जो जारी किया है गाइडलाइंस कि इस आधार पर परीक्षा फल तैयार किया जाएगा। तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा और ये आपके लिए लाभकारी होगा। तो ठीक है, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने एक नए